हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 1 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का पहला आर्टिकल रहेगा बर्डन ऑफ अ ट्रेजेडी, और उसके बाद बात होगी द गन एंड द पेन। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए, आज का पहला आर्टिकल, बर्डन ऑफ अ ट्रेजेडी, त्रासदी का बोझ। पीपल वर अलाउड टू वॉक इनटू डेथ ट्रैप इन मोरबी। मोरबी में लोगों को मौत के जाल में फंसने दिया गया। जिस तरीके से एक बेहद दुखद घटना अभी हाल में गुजरात के मोरबी टाउन में हो चुकी है, जहां पर एक सस्पेंशन ब्रिज टूट जाता है और 140 लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। मोरबी ब्रिज की बात करें, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है गुजरात के मोरबी टाउन में। अब ये मच्छू रिवर पर बना हुआ है। मृतकों में से 47 बच्चे रहते हैं। इस ब्रिज की बात करें, 1879 में इनॉग्रेट ये होता है। और चौंकाने वाली बात ये भी है कि अभी हाल में ही 26 अक्टूबर को इसको फिर से खोला जाता है, जब जो भी मरम्मत दरकार रहती है उसको मरम्मत करने के बाद ब्रिज को वापस खोला जाता है, और तुरंत ऐसी घटना देखने को मिल जाती है। बहुत सारे प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। ऐसी कंपनी को मरम्मत का जिम्मेदारी सौंपा जाता है जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहता है। और अब आगे फिटनेस, जो ब्रिज का है फिटनेस सर्टिफिकेट, इसकी भी बात हो रही है कि ये भी प्रॉपर ब्रिज के पास नहीं था। हालांकि दोनों ही कंडीशन से, चूंकि इसकी ब्रिज की जो वहन क्षमता रहती है लगभग 150 लोगों की क्षमता थी, और बताया जा रहा है कि तकरीबन 600 लोग के आसपास ये इस पर चढ़े हुए थे। अब चूंकि इतनी ज़्यादा टिकट बांट दी गई, कोई क्राउड कंट्रोल नहीं था, ऐसे में निश्चित तौर पर ऐसा ही लगता है कि लोगों को मौत के जाल में जैसे ढकेल दिया गया हो। गुजरात की बात करते हैं। भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक राज्य है, किंतु कई बार गवर्नेंस की बात जब आती है तो गुजरात में बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से भी कोविड महामारी में पुअर मैनेजमेंट देखने को मिला था। अब कोरबी मोरबी ब्रिज की जब बात करते हैं तो पुलिस 9 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक कर चुकी है। अब आगे बात ये भी आ रही है कि जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, सरकार द्वारा कंपनसेशन का भी अनाउंसमेंट हो जाता है। ऐसे में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अब जिस तरीके से एक लंबा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कोविड बीमारी की वजह से, और अब जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन कम हो रहा है, लोग बड़ी मात्रा में बाहर आ रहे हैं। अभी हाल ही में साउथ कोरिया में एक भगदड़ मच जाती है हेलोविन फंक्शन के दौरान में, जहां पर 154 लोगों की मृत्यु हो जाती है पिछले ही हफ्ते। भारत की बात करते हैं तो भारत में भी बड़ी संख्या में अब लोग, चाहे वो टूरिस्ट प्लेसेस हो या पिलग्रिमेज स्पॉट्स हो, लोग जाते हुए दिख रहे हैं। अब बात ये भी आ रही है कि किस तरीके से जो सुरक्षा है इसका ख्याल रखना होगा। जो भी टूरिस्ट और तीर्थ यात्रियों के लिए सेंटर्स हैं उनको सेफ बनाना होगा। जो भी सेफ्टी पैरामीटर है वो प्रॉपरली लागू हो, इसकी भी इंश्योरिटी करनी होगी। इन्वायरमेंटल ऑडिट को लगातार करते रहना होगा, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि जो भी क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल है उनका गंभीर तरीके से उसको निर्वहन किया जा रहा है, ताकि ऐसी कोई भी त्रासद घटना भविष्य में न होने पाए, उससे बचा जा सके। जिस तरीके से तेजी से सड़कों का विकास हो रहा है, अवसंरचनाओं का विकास हो रहा है, और विशेष तौर पर जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया की बात करते हैं जैसे हिमालय
तो ऑलरेडी बहुत सारे कंसर्न इस पे उठाए भी गए हैं कि अगर इसी तरीके से बिना किसी चेक एंड बैलेंस के डेवलपमेंट होता जाएगा तो निश्चित तौर पर गंभीर परिणाम आने वाले समय में और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि जो भी यात्री हों उनको प्रॉपर सर्कुलेट करना चाहिए, गाइडेंस भी किस तरीके से बचा जा सकता है, जो भी स्पॉट हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसिटिविटी क्या है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से भी जारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम टूरिज्म का प्रमोशन करते हैं तो कैंपेन में ऐसी कोई भी बातें नहीं करते हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि टूरिज्म का प्रमोशन करते समय जो भी कैंपेन होता है उसमें जो भी सुरक्षा के लिए अवेयरनेस है उसको भी हमको अपने कैंपेन में इंक्लूड करना होगा, जिससे कि जो आने वाले लोग हैं और जो भी संबंधित अधिकारी हैं सभी को इस बात की जानकारी हो, गाइडलाइंस प्रॉपर सभी के दिमाग में बनी रहे और इस तरीके की त्रासद घटना भविष्य में न होने पाए। अगले आर्टिकल में बात होगी द गन एंड द पेन, बंदूक और कलम। Stringent laws are only part of the solution to the violent extremism. कड़े कानून हिंसक चरमपंथ के समाधान का ही हिस्सा है। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जब स्टेट होम मिनिस्टर के कॉन्क्लेव को अटेंड करते हैं तो बेसिकली अपने वक्तव्य के दौरान इस बात को भी प्रधानमंत्री कह देते हैं कि आज के समय में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, जिसमें एकेडमिशियंस हैं, स्टूडेंट हैं, लॉयर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग जेल के पीछे हैं और उन पर चार्ज आतंकवाद का लगता है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा भी ये मांग की जाती है कि हर प्रकार का जो नक्सलिज्म है इसको खत्म करने की आवश्यकता है, चाहे वो गन आधारित नक्सलिज्म हो अथवा कलम आधारित, जहाँ पर कलम का जो इस्तेमाल है वो अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ में जो यूथ है उसको मिसलीड करने के लिए। ऐसे में यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये बहुत मजबूती से सरकारी एजेंसियां हैं उनको काम करने में मदद करता है, जिससे कि जो टेररिज्म है उससे निपटने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा भी संदेश दिया जाता है कि पुलिस इक्वली ट्रीट करेगी, चाहे बात आए वो आर्म्ड कोई मिलिटेंट हो, कोई आतंकवादी हो जिसके पास हथियार हो, अथवा कोई बुद्धिजीवी हो, दोनों को पुलिस पुलिस एक सा ही ट्रीट करेगी यदि सरकार इस बात की आशंका जताती है कि उनका नजरिया क्या है। बेसिकली बात यहाँ पर हो रही है अर्बन नक्सलिज्म की। कार्टून के माध्यम से देखिए अर्बन नक्सलिज्म क्या है आसानी से समझा जा सकता है, बहुत बड़ी विडंबना भी है। ये ट्रेन में यात्रा हो रही है, सहयात्री हैं ये महाशय कोई किताब पढ़ रहे हैं, पहले इन लोग बात आपस में कर रहे हैं कि रीडिंग बुक, वो कोई अमुक व्यक्ति कोई किताब पढ़ रहा है, फिर आगे बात कर रहे हैं कि अरे शायद वो कोई एक अर्बन नक्सल ना हो। अब चूंकि विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, बुद्धिजीवी होते हैं और अर्बन नक्सलिज्म बेसिकली एक पॉलिटिकल टर्म है, अब इसकी भी बात आगे होगी, किंतु कोई भी ऐसा स्टडी नहीं है कि इसके बीच में जो टर्म क्वाइंड है और जो बुद्धिजीवी हैं उनसे डायरेक्टली कितना प्रभाव पड़ता है, अभी स्टडी इस तरीके से नहीं की गई है। आगे ये बात कही जा रही है जिस तरीके से जब यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात कही जा रही है तो इसमें भी कई बार बहुत सारे लूप होल देखने को मिल जाते हैं, इवन कई बार गलत तरीके से लोगों को फंसाया जाता है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा जब ऐसा कथन आता है कि जो हथियारबंद आतंकवादी होते हैं और जो बुद्धिजीवी होते हैं पुलिस दोनों से एक सा ही बर्ताव करेगी यदि सरकार को इस बात का शक होगा कि उनकी विचारधारा मिलती है। चूंकि यूएपीए एक्ट में भी बहुत सारी खामियां ऐसे बिल्कुल
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार कुछ निर्दोष भी इसमें फंस सकते हैं, और ऐसे में पुलिस का एक सा व्यवहार होना दोनों के प्रति, तो जो निर्दोष है उसके प्रति निसंदेह ही अन्याय होगा। अब जब हिंसा फैलाने की बात होती है कलम के द्वारा, चाहे वो आर्म्ड सपोर्ट की बात हो अथवा जो यूथ हैं उनको मोबिलाइज करने की बात होती है, तो निस्संदेह एक ये गंभीर अपराध की श्रेणी में ही आना चाहिए। पर तब तक उससे पहले गंभीर अपराध की श्रेणी में इसको डालने से पहले प्रॉपर कनेक्शन भी बता देना चाहिए, अथवा प्रॉपर कनेक्शन को देखना चाहिए कि क्या जो सपोर्ट है बुद्धिजीवियों द्वारा, उस सपोर्ट से जो एक्चुअल क्राइम होता है टेररिज्म का, उसमें कितनी मदद मिल रही है। और जब तक ये कड़ी ना जुड़ जाए तब तक दोनों को एक तरीके से अगर ट्रीट किया जा रहा है तो वो गलत ही होगा। अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से अभी हाल में ही रिसेंट जो जुडिशियल ऑर्डर आते हैं जिसमें कि कई लोगों की बेल को डिनाई कर दिया जाता है, जिसमें उमर खालिद जिसका नाम दिल्ली दंगों से जुड़ा देखने को मिलता है, इसके अलावा ज्योति जगताप जो कि कबीर कला मंच से जुड़ी हैं। अब इसमें ये बातें कही जा रही हैं कि जिस तरीके से इनके बेल में भी डिनाई मिलता है, और ऐसे में पुलिस द्वारा भी जो पुलिस की भूमिका है वो भी कई बार बहुत साफ सुथरी नहीं देखने को मिलती है। और बेसिकली ये भी इसमें बात कही जा रही है कि जिस तरीके से लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है, जो बुद्धिजीवी हैं और जो सेंसिटिव होकर समाज के किसी वर्ग विशेष के प्रति अपना जुड़ाव को व्यक्त करते हैं, उनके खिलाफ कई बार पुलिसिया बल का दुरुपयोग भी देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जब तक मजबूत सबूत न मिल जाए तब तक चाहे कोई किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कम्युनल अथवा मायोइस्ट प्लॉट गढ़ के उसको गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए। अब जिस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल कई बार होता है अर्बन नक्सलिज्म का, और इस शब्द का इस्तेमाल विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए किया जाता है, जिस तरीके से विचारधारा होती है, बेसिकली इसमें बात ये भी कही जा रही है कि ऐसे लोगों को भी कई बार टारगेट कर दिया जाता है जो लोग जो कार्यपालिका है उससे प्रश्न करते हैं, उनके तरीकों पर सवाल उठाते हैं, और जिस तरीके से व्यवहार वो करती है उसको कटघरे में जब वो खड़ा करते हैं तो कई बार जो राजनीतिक शक्तियां होती हैं वो पुलिसिया बल का दुरुपयोग करके उन्हें मनगढ़ंत अथवा गलत भ्रामक प्लॉट में फंसाकर अर्बन नक्सलिज्म का ठप्पा लगा दिया जाता है। अब चूंकि सरकार खुद को भी जो कड़े कानून हैं उनसे अपने को और ज़्यादा मजबूत कर रही है, निश्चित तौर पर जो कड़े कानून होते हैं वो हिंसक चरमपंथ के समाधान का ही एक हिस्सा है, किंतु सिर्फ कानून द्वारा ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और अब सबसे बड़ी इस बात की आवश्यकता है कि जब समाधान को ढूंढा जाए तो हर पहलू को प्रॉपर उसका विश्लेषण होना चाहिए, और जब तक कड़े सबूत न मिल जाए तब तक किसी को भी अर्बन नक्सलिज्म अथवा नक्सलिज्म या यूएपीए के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए। आज के हिंदू में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।